Dear students, myself Meenakshi Mrinal Kumar, subject Political Science, Intermediate Boys Section, मारवाड़ी कॉलेज रांची। बच्चों, आज मैं आप लोगों को ग्रुप ए का स्वतंत्रता के समय में भारतीय राजनीति के तहत चैप्टर 5 पढ़ाऊंगी। ये चैप्टर 5 है कांग्रेस व्यवस्था की चुनौतियां तथा उनका पुनर्स्थापन, चैलेंज एंड रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। इसके अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे कि जहाँ पर एक दलीय प्रभुत्व की अवधारणा में कांग्रेस का वर्चस्व रहा था, इसके पूर्व जो हम लोगों ने चैप्टर देखा था एक दलीय प्रभुत्व का दौर, उस समय हम लोगों ने ये देखा कि कांग्रेस का वर्चस्व लगभग 3 आम चुनावों तक बना रहा था। और इस संबंध में कुछ विद्वानों ने कहा भी कि कांग्रेस एक प्रणाली की धारणा है और वर्चस्व को बनाए रखने के लिए कांग्रेस की कार्यशैली तथा उसके संगठन के स्वरूप का भी पता चलता है। फिर रजनी कोठारी के अनुसार हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि विश्लेषण अगर हम उसकी करें तो कांग्रेस में आम सहमति की पार्टी माना गया और मॉरिस जॉन के विश्लेषण जो एक दलीय प्रभुत्व से भिन्न है। फिर हम यहाँ पर यह भी देख पाएंगे कि कांग्रेस एक आम सहमति की पार्टी थी और आम सहमति उसे राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण प्राप्त हुई थी। भारत में कांग्रेस पार्टी राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि वह भारत का राष्ट्रीय आंदोलन की राजनीतिक व वैचारिक विरासत के रूप में थी। भारतीय समाज के लगभग सभी वर्ग कांग्रेस के अंतर्गत उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, पूंजीपति, मजदूर, किसान व जमींदार, महिला, युवा आदि सभी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था। ये हम लोगों ने देखा है एक दलीय प्रभुत्व के दौर के चैप्टर में ही कि किस तरह से कांग्रेस जो थी वो एक सर्वप्रथम पार्टी थी, अपने वर्चस्व की पार्टी थी और इसके आधार पर समाज के सभी वर्ग के लोगों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। कांग्रेस में जब एक राजनीतिक दल के रूप में सामने आई थी तो उसके पक्ष में भारत के सभी वर्गों की आम सहमति थी। आंदोलन के समय से ही संगठन का विस्तार देशव्यापी था। इस कारण कांग्रेस को चुनावी राजनीति में वर्चस्व की स्थिति प्राप्त हुई थी। तो इससे आम सहमति को बनाए रखने का भी प्रयास कांग्रेस ने किया। कांग्रेस के कारण ही विपक्षी दलों का विरोध प्रभावी नहीं था, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से अपने वर्चस्व को बनाई रखी थी उसके टक्कर में या उसके बराबरी में कोई और पार्टी थी ही नहीं। तो यहाँ पर हम लोग जिस तरह से पिछले चैप्टर में भी देखा एक दलीय प्रभुत्व के दौर के आधार पर कि उस समय विपक्षी जो थे बिल्कुल नगण्य थे, लेकिन इसके साथ विरोधी हितों और दृष्टिकोण में समायोजन या समन्वय की प्रक्रिया भी अपनाई गई थी और इसका स्वाभाविक परिणाम जो था वह एक दलीय प्रभुत्व के रूप में सामने आया था। तो कांग्रेस की इसी कार्यशैली को कांग्रेस सिस्टम या कांग्रेस प्रणाली की संज्ञा भी दी जाती है, क्योंकि वह जिस तरह से अपनी पार्टी को का वर्चस्व बनाया, वर्चस्व बनाने के साथ साथ इसको किस तरह से कार्य करना है, इसकी कार्यशैली कैसी हो ताकि वो
हमेशा अपनी इस स्थिति में अपने आप को बनाकर रख सके। तो इसलिए इसे कांग्रेस की सिस्टम या प्रणाली की इसको संज्ञा भी दी गई थी। तो इससे हम ये भी देखते हैं कि विभिन्न कांग्रेस जो थी विभिन्न हितों का भी प्रतिनिधित्व करने तथा विरोधी हितों में समायोजन की भी क्षमता को किसी कारण बनाए रखने में सफल नहीं रह पाती अगर, तो वर्चस्व की स्थिति नहीं रह पाती। वो सभी को मान करके, सभी की सहमति से, सभी के तरीकों को अपनाने के कारण ही कांग्रेस अपने वर्चस्व में आई थी। तो यही प्रणाली की चुनौती थी। इसलिए सवाल ये भी था कि 1967 के चुनाव में 1967 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार जो बनी उसको यह अवसर प्राप्त हुआ और वर्चस्व में कमी भी आई। उसका देशव्यापी समर्थन थोड़ा कम हुआ था। समायोजन के अभाव में हम ये भी देखते हैं कि 1968 में कांग्रेस का विभाजन हो गया, उसका संगठन कमज़ोर पड़ गया। मतलब अभी देखिए कि वहाँ पर जो वर्चस्व का दौर था उसके बाद ये इसके वर्चस्व में कमी आ गई और 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को भारी समर्थन फिर से मिल गया। तो इसे ही कांग्रेस प्रणाली का पुनर्स्थापन कहा गया। यानी किस तरह से हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस पार्टी एक सत्ता में अपनी वर्चस्व बना कर रखा। इसने लगभग 3 आम चुनाव में अपना महत्वपूर्ण स्थान कायम किया, अपने आप प्रभुत्व कायम किया और 1971 में बीच में फिर हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस की स्थिति नेहरू के निधन के बाद से, लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद से कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत ही बहुत सारी विचारधाराओं में मतभेद होने लग गया था, जिस कारण से हम ये भी देखते हैं कि कांग्रेस के अंदर ही जितनी बातें थी वो सभी बातों का महत्व धीरे धीरे कम होने लग गया इन कारणों से। तो यहाँ पर 1971 में हम कह सकते हैं कि कांग्रेस का स्वरूप अब वह नहीं रह सका था जो शुरुआती दौर में या आरंभिक वर्षों में था। तो यहाँ पर इस चैप्टर की हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कांग्रेस प्रणाली, उसकी चुनौतियाँ, क्या क्या चुनौतियाँ सामने आई, उसका पुनर्स्थापन किस तरह से फिर हो पाया था, इन सभी चीज़ों को हम देख पाते हैं। चूँकि प्रथम आम चुनाव में तो सब कुछ सही रहा, लेकिन हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि दूसरे आम चुनाव में 1963 से ही नेहरू जी बीमार चल रहे थे। देश के सामने कुछ स्थिति जो थी कुछ बहुत सही नहीं थी। देश के सामने एक बहुत बड़ा सवाल ये भी आकर खड़ा हो गया था कि नेहरू जी के बाद अगर अगला प्रधानमंत्री होगा तो कौन होगा। देश के बाहर कुछ लोगों को ऐसा भी लगता था कि भारत जो इस तरह से नव स्वतंत्र देश है, अगर नेहरू का कुछ हो जाता है तो उत्तराधिकारी के मामले में किसे वहाँ पर लाया जा सकता है। ये एक सोचनीय विषय थी। लेकिन कुछ का ऐसा भी मानना था कि नेहरू जी के बिना भारत में लोकतंत्र नहीं रह पाएगा और वहाँ सेना का राज हो जाएगा। तो इस तरह से देश अभी गरीबी, असमानता, सांप्रदायिकता, क्षेत्रीय विभाजन आदि समस्याओं से उभर नहीं पाया था। ऐसे में उत्तराधिकारी का प्रश्न बहुत बड़ी समस्या थी और अधिक विकट बना दिया था। तो 1960 के दशक में बहुत लोगों ने इसे खतरनाक
दशक भी कहा। नेहरू जी की मृत्यु 1964 में हो गया और उसके पश्चात उत्तराधिकारी के मुद्दे पर आसानी से हल भी कर लिया गया। यानी बेजोड़ प्रतिभा के स्वामी का वह विचारवान, राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभवी लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री बना लिए गए। तो 27 मई 64 में नेहरू के मृत्यु के उपरांत हम लोगों ने देखा कि जिस तरह से जो कयास लगाए जा रहे थे कि किस तरह से भारत का लोकतंत्र आगे चल भी पाएगा या नहीं चल पाएगा, उसके उत्तराधिकारी के रूप में फिर कौन से किन्हीं सामने लाया जाएगा, ये सभी बातें सामने थी। लेकिन एक समझौते के सूत्र के अनुसार लाल बहादुर शास्त्री को हमारे देश का द्वितीय प्रधानमंत्री बनाया गया। अब यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि शास्त्री जी कई वर्षों तक, इनके बारे में अगर हम कहें तो ये बहुत प्रतिभावान व्यक्ति थे। नेहरू के साथ इन्होंने काम किया था। एक साधारण परिवार से थे। इनके साथ ही मंत्री लोग, अधिकार, मीडिया आदि द्वारा उनको सदा कम ही आंका गया था नेहरू के सामने। लेकिन उनकी क्षमताओं को नेहरू ने पहचान लिया था। 1961 में उन्हें अपने मंत्रिमंडल में वापस ले आए थे और इस दौरान शास्त्री ने नेहरू के सहायक के रूप में कार्य किया था। तो दल संस्था के हर स्तर पर सूचना के माध्यम बने थे लाल बहादुर शास्त्री। फिर इस तरह से हम लोगों ने ये भी देखा कि नेहरू की मृत्यु के पश्चात लाल बहादुर शास्त्री के लिए सबकी जनसहमति से उत्तराधिकारी ये बहुत बखूबी रूप से प्रधानमंत्री के पद पर आ गए। और यहाँ पर हम ये भी देख पाते हैं कि शास्त्री जी ने देश, उनके कार्यकाल में, यानी जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री के रूप में सामने आए तो शास्त्री ने देश को युद्ध और सूखा दोनों चुनौतियों से लड़ने का दृढ़ संकल्प लेते हुए अपना एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। ये अक्सर आप लोगों को 1 या 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका ध्यान दीजिएगा कि शास्त्री जी ने का नारा ये था, जय जवान जय किसान। और इन्होंने सोवियत संघ की मध्यस्थता में एक शांति समझौता किया था, जिससे युद्ध तो रुका, दोनों देशों ने यानी भारत और पाकिस्तान ने अपनी अपनी सीमा पर वापस जाने का निर्णय लिया था। युद्ध के नायक होने के साथ ही शास्त्री जी हरित क्रांति का भी सिद्धांत को अपनाया था और भारत के खाद्यान्न संकट को हल किया था। भारत का खाद्यान्न संपन्न राष्ट्र के रूप में उभरा। लेकिन शास्त्री जी ताशकंद समझौता करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई और इस महापुरुष के अपने अल्प कार्यकाल में ही भारतीय राजनीति के इतिहास में अपनी छाप छोड़ दी। यानी यहाँ पर फिर से हम देखते हैं कि अभी प्रधानमंत्री का पद जो था फिर से खाली हो चुका था। अब शास्त्री जी के मृत्यु के पश्चात यहाँ पर फिर उत्तराधिकारी की चुनौती सामने आ खड़ी हो गई। तो शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी को उत्तराधिकारी के रूप में चुना गया था, जो देश की युवा वर्ग में थी और देश की सबसे योग्य नेता नेहरू की पुत्री थी। तो इसलिए भी इन और लोगों का मानना था कि ये सही रूप से बखूबी से ये इस पद को ये निभा पाएंगी। तो कांग्रेस यहाँ पर ये भी देखे कि उस समय इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री का पद देने के समय बहुत से नेताओं के नाम भी सामने आए। तो
इसलिए इंदिरा गांधी प्राकृतिक उत्तराधिकारी के रूप में चुन ली गई थी। मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी के विरुद्ध संसदीय दल के नेता का चुनाव भी लड़ा था। इंदिरा गांधी कांग्रेस के बड़े नेताओं के समर्थन से 355 वोट हासिल करके जीत गई थी, जबकि मोरारजी देसाई को वो 169 वोट ही मिल पाए थे। तो इनके नेतृत्व में गहन प्रतिस्पर्धा के बावजूद पार्टी में सत्ता का हस्तांतरण बड़े शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया था। फिर लोगों ने भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता के रूप में भी उनके कार्यकाल को देखा था। 64 में नेहरू की मृत्यु के बाद लोकतंत्र जारी रहने के लिए भी संदेह जहां पर प्रकट किया गया था, शास्त्री जी की आकस्मिक मौत ने इस संदेह को दोबारा खड़ा कर दिया। अब इस दौरान भारत ने 2 युद्ध भी देखे, चीन के साथ 1962 और पाकिस्तान के साथ 1965 में। तो इस प्रकार देश को प्रगतिशील नेता की आवश्यकता थी। कांग्रेस एक युवा और ऊर्जावान नेता लाई थी। कांग्रेस 1967 में संसदीय चुनाव जीते और इंदिरा गांधी पहली महिला नेता बनी जिसमें लोकतंत्र का नेतृत्व भी किया। और चौथे आम चुनाव को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज आप लोग को ये बता दें कि हमारा ये चैप्टर जो है वो एक दलीय प्रभुत्व के दौर में हम लोगों ने बहुत कुछ ऐसी घटनाओं को देखा और इस बातों को जाना था। अब यहाँ पर हमारे सामने ये चैप्टर है कांग्रेस प्रणाली की चुनौती और इसके पुनर्स्थापन, यानी कांग्रेस प्रणाली के अंतर्गत नेहरू के निधन के बाद से बहुत सारे परिवर्तन हुए, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उन चुनौतियों को भली प्रकार सामना करते हुए फिर से कांग्रेस का पुनर्स्थापन भी कर लिया गया था। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे आप लोगों को देखेंगे। ओके।